नमस्कार दोस्तों, रोल इंस्टीट्यूट उदयपुर के इस नए बैच के अंदर, इस नए कोर्स के अंदर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अगर अपन बात करें कि सर आपने धन्यवाद भी दे दिया और आपने स्वागत भी कर दिया, इसके दो रीज़न है दोस्तों। धन्यवाद करने के लिए, स्वागत करने के लिए भी, ये क्या रीज़न है इसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, चलो। मनोज चौधरी गुड इवनिंग। चलो भाइयों गुड इवनिंग। कृष्णा मीना गुड इवनिंग बॉस। सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, जूनियरों को, सीनियरों को, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, रॉयल इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। ठीक है, आज अपनी प्रीपीसी की क्लास है, ये स्टार्ट हुई है और ये रॉयल इंस्टीट्यूट का एक बढ़ता हुआ एक बहुत बढ़िया कदम है। और ये अपने एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोस्तों एक बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, किसका? रॉयल इंस्टीट्यूट का। रीजन क्या है? अब देखो, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की तरफ अपन बात करें कि इसके लिए ये प्रीपीजी वाला जो बैच है या रॉयल इंस्टीट्यूट ने जो ये कोर्स लॉन्च किया है वो अच्छा क्यों है, इसके रीजन की बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों अपन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी बीएससी हो गई है, उनकी जिंदगी एक कुएं जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? कुएं जैसी। देखो, कुआं बना लेते हैं, ये क्या है? कुआं है। और एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट है, 99% स्टूडेंट है, वो कहाँ रहते हैं? इस कुएं के अंदर क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। अब देखो, अपनी पहली क्लास है भाई, और पहली क्लास में आते ही मैं करूँ सोइल साइंस इज द वर्ड सोइल डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दिस ब्रांचेस फादर। थोड़ा अच्छा नहीं लगता था। स्टार्टिंग थोड़ी सी अपन बातें कर लेते हैं, है ना। थोड़ी देर बाद पढ़ने स्टार्ट करेंगे, रोज अपने पढ़ने का काम है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर 2-4 बातें कर लेते हैं ना। मैंने ये कहा कि रॉयल इंस्टीट्यूट का ये जो कोर्स है वो बेनिफिशियल है, क्यों है इसकी बात करते हैं। देखो, ये कुआं है, इस कुएं के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो कूद गए भाई, और इन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी कर ली। क्या कर ली? एग्रीकल्चर से बीएससी। अब एग्रीकल्चर से बीएससी करने के बाद में क्या करते हैं, क्या ऑप्शन है कि सर मैं क्या कर लेता हूं, मैं सर एमएससी कर लेता हूं। क्या करेंगे? एमएससी करेंगे। ये लो भाई, मैं एमएससी कर लूं सर। अरे सर, एएफओ का पेपर आ रखा है, एओपो का जो बैंक है आईबीपीएस का वो हर साल होता है, मैं तो एएफओ की तैयारी कर लेता हूं। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। सर, हर साल नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की तैयारी आती है, उसकी कर लेता हूं। सर, मैं डब्ल्यूओ की तैयारी कर लेता हूं। सर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर होने वाला है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की क्या कर लेता हूं, मैं तैयारी कर लेता हूं। और एग्रीकल्चर के 99% स्टूडेंट बीएससी से, अपने एग्रीकल्चर से बीएससी करने के बाद में इसी कुएं के अंदर क्या है, सीमित हो जाते हैं। और इनकी जिंदगी ऐसी होती है कि वो इस कुएं से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। उनको मजा आता है कि यही तो अपनी सब कुछ जिंदगी है, एग्रीकल्चर ही अपनी कुछ सब कुछ जिंदगी है। अरे ये सब कुछ नहीं है, इस कुएं से बाहर तो निकलोगे। जब कुएं से बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा सिविल सर्विसेज भी कोई नाम होता है। नाम सुना होगा सिविल सर्विसेज की बात करें, पुलिस का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे के आप आरएएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं। इन सब में क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। आपके पास क्या है? ग्रेजुएशन है। वो भी कौन सब्जेक्ट्स हैं भाई? एग्रीकल्चर से। तो ये एक आपके पास प्लस पॉइंट है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किससे है? अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से है। ये प्लस पॉइंट है। इस प्लस पॉइंट को रखते हुए इधर भी बढ़ना है भाई अपन को। इस कुएं से क्या करना है? बाहर निकलना है। क्या? सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, पुलिस की कर सकते हैं, पटवारी की कर सकते हैं, आरएएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। और जानते हैं आप तो ये सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन होती है वो कितना अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो इस कुएं के आसपास ही सीमित है ना। ये कुएं है, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। 2 साल से प्रीपीजी का पेपर हो रहा है। पेपर होते सब स्टूडेंट एक ही कहते हैं, किसी को पूछ लो, चाहे मैं आपको पूछूं या जो आपके जो सीनियर है या आपके जूनियर है, अरे सर प्रीपीजी का पेपर तो बहुत हार्ड आता है। अरे सर पता ही नहीं क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। अरे सिलेबस से तो बाहर तो नहीं आए तो सिलेबस से ही है। सोइल साइंस के 10 क्वेश्चन आए हैं तो सोइल साइंस के सिलेबस से आए हैं। ये तो नहीं है भाई सोइल साइंस के सिलेबस से बाहर चल गए, ऐसा तो नहीं है। अब होता क्या है, ये जो एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट, इनका एक कुआं है नहीं है, इस कुएं के चारों तरफ 3-4 बुक है वो राउंड लगाती है। कौन कौन सी? एक आपने नाम सुना होगा, नेमरा सुंडा। एक तो ये सुंडा बुक है, ये इन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के चारों तरफ चलती है। एक आपने नाम सुना होगा एसआर कांटवा का नाम सुना होगा, ये बुक है। एक आपने नाम सुना होगा रूम खात्यान है। और इन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की जो ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द यही 3-4 बुक का वो चक्कर लगाती रहती है। इनके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। सर सुंडा पढ़ लिया, प्रीपीजी का पेपर बाहर चल गया, सर इन बुकों में से आया नहीं, इसका मतलब पेपर क्या हो गया? हार्ड हो गया। क्यों हो गया? कि पढ़ी हमने सर 3 ही थी, अब इनमें से नहीं आया, इसका मतलब हमारे लिए तो क्या है?
हार्ड ही है। अरे भाई ये बुक नहीं पढ़नी है अपन को टेक्स्ट बुक पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? अपन को टेक्स्ट बुक पढ़नी है, अपन को बुक्स पढ़नी है। सोइल साइंस पढ़नी है तो केवल सुंडा में अरुण कात्यान में जो सोइल दे रखी है उसको पढ़ के अपन को एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। वो एक अच्छी बात है कि शॉर्ट के अंदर बहुत अच्छे नोट्स दे रखे हैं। पढ़ना क्या है? टेक्स्ट बुक। क्यों पढ़ना है? पढ़ा था सर, लोमी सोइल है, दोमट सोइल है, दोमट मृदा है, वो फसल उत्पादन के लिए अच्छी होती है। क्रम्बी सोइल स्ट्रक्चर है, वो भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होती है। सर ने पढ़ाया था सोइल इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी, मृदा है वो 3D होती है। अब पूछ ले भाई क्यों होता है? भाई गेहूं के लिए जो CRI स्टेज है वो क्रिटिकल होती है, क्रांतिक होती है। अब पूछ ले आप ही को कि क्रम्बी मृदा संरचना फसल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी क्यों है, दोमट मृदा सबसे अच्छी क्यों है, कले मृदा और बलुई मृदा क्यों नहीं है? जो CRI स्टेज है गेहूं की वही सबसे अच्छी क्यों है भाई? क्रिटिकल वही क्यों है, क्रांतिक वही क्यों है, कोई बाकी स्टेज क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर हमने तो रट्टे मारे हैं। इस बुक्स के अंदर दे रखा था कि CRI होती है वो गेहूं के लिए क्या होती है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है। जो क्रम्बी स्ट्रक्चर है वो भी क्या होती है, फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट होती है। लोमी सोइल पढ़ते हैं, लोमी सोइल भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट होती है। रीजन नहीं पता क्यों होती है, ये दे रखा था, हमने रट्टे मार लिए। अब इनसे अगर क्वेश्चन पूछा गया, इनसे थोड़ा बहुत इर्द गिर्द घुमा दिया क्वेश्चन, तो हमसे तो सर नोट सोल्व यानी जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व होना ही नहीं है, हम तो अटक जाएंगे सर वहीं पे, है ना। तो अपन को क्या करना है, इस कुएं से एक तो बाहर निकलना है। क्या निकलना है? इस कुएं से बाहर। केवल अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर से जिनकी BSc है उनमें से भी 1% से कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस कुएं से बाहर निकलकर इन एग्जाम्स को देते हैं, है ना। तो इस कुएं से बाहर भी निकलना है। एग्रीकल्चर के अंदर धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है कि सर मेरी तो BSc हो गई, मैं तो 2 साल से बैठा हूं सर, कहीं नौकरी नहीं लग रही। कि क्या कर रहे हैं बॉस? मैं तो भी सुंडा की बुक पढ़ रहा था, वही चल रही है, उसको रट्टे मार रहा था। क्या कर रहे हो भाई? सुंडा पढ़ ली, बाद में अरुण कात्यान पढ़ी थी पहले। अरे भाई सुंडा के अलावा, अरुण कात्यान के अलावा और भी बहुत सारी बुक्स होती है, उनको पढ़ो भाई। इस कुएं से बाहर आओ। यहाँ पे इन 3-4 बुकों के बुकों से बाहर निकलना पड़ेगा, इन एग्जाम से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो मैं बड़ा ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं रॉयल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। जो दोस्तों, जब आपके जो कोचिंग के डायरेक्टर सर है GL सर, उन्होंने कहा कि हम प्री-PG का बैच स्टार्ट कर रहे हैं सर, तो मैंने सर को एक ही बात कही थी। मैंने कहा सर प्री-PG की प्रिपरेशन है वो तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो करवाते हैं, तो अपन भी उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह अगर कोचिंग कराएंगे तो मेरे ख्याल से सर अपन को स्टार्ट करनी ही नहीं चाहिए। अपन स्टार्ट करें तो अपन को अच्छी फैकल्टी लानी है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लाने हैं। अब देखो भले ही मैं सारी कोचिंग में नहीं गया हूँ, लेकिन कोई भी कोचिंग प्री-PG का बैच चलाता है तो अपन को पता तो लग ही जाता है एग्रीकल्चर से कौन सी कोचिंग के अंदर कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। जहाँ तक मैं एग्रीकल्चर में 4-5 साल से मतलब प्री-PG के बेस देख रहा हूँ, उसके अंदर मैंने ये देखा है कि कोई टीचर है सोइल साइंस का है, मान लो कि महेश सर ही है, ये सोइल साइंस की फैकल्टी है, ये प्री-PG के अंदर सोइल साइंस भी पढ़ाएंगे। एग्रोनॉमी सोइल साइंस रिलेटेड है, इसलिए एग्रोनॉमी भी कौन पढ़ाएंगे? अब आपके महेश सर पढ़ाएंगे। महेश सर को एनिमल हस्बेंड्री भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए एनिमल हस्बेंड्री भी कौन पढ़ाएंगे? अरे महेश सर पढ़ाएंगे। महेश सर को तो हॉर्टिकल्चर भी आती है, इसलिए हॉर्टिकल्चर भी कौन पढ़ाएंगे? महेश सर पढ़ाएंगे। क्यों भाई ये महेश सर क्यों पढ़ाएंगे? क्या उन्होंने MSc एग्रोनॉमी से कर रखी है? क्या एनिमल हस्बेंड्री से कर रखी है? क्या हॉर्टिकल्चर से कर रखी है? नहीं कर रखी ना। अरे महेश बॉस की तो जो BSc है वो तो एग्रीकल्चर से, ये उन्होंने तो BSc के अंदर एग्रोनॉमी भी पढ़ी थी, एनिमल भी पढ़ी थी, हॉर्टी भी पढ़ी थी। अब MSc सोइल साइंस कर ली है। अरे जो बंदा MSc करेगा, PhD करेगा, कम से कम वो 2 साल MSc करेगा तो कम से कम सोइल साइंस से पढ़ेगा। और जब वो MSc करेगा तो केवल उसके जो नेमरा सुंडा वाले 5-10 पेज है ना, और जो अपने अरुण कात्यान की 20-25 पेज है, मेरे ख्याल से इन पेज में तो कुछ भी नहीं होने वाला भाई। इन पेज से तो MSc नहीं होने वाली, नहीं PhD होने वाली है। तो क्या करेंगे वो अपने ISSS की 2-3 बुक आती है, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, इंट्रोडक्टरी सोइल साइंस, इतनी मोटी मोटी बुक आती हैं। जो बुकें पढ़ेंगे तो नॉलेज होगा तो यहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है, उसके क्या पीछे रीजन है, क्या रीजन नहीं है। तो दोस्तों जब रॉयल इंस्टीट्यूट ने प्री-PG के बारे में प्लानिंग की थी, उससे पहले ये डिसाइड कर लिया गया था कि यहाँ पे वही टीचर पढ़ाएगा जो स्पेशलिस्ट हो। महेश सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, चाहे उनको सारे सब्जेक्ट आते होंगे, सारी एग्रीकल्चर आती होगी, लेकिन महेश सर केवल और केवल प्री-PG वालों को क्या पढ़ाएंगे?
सोइल साइंस ही पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 साल एमएससी करी है। तो एमएससी के अंदर उन्होंने सोइल साइंस पढ़ी है, इसलिए वो केवल और केवल क्या पढ़ाएंगे भाई, सोइल साइंस ही पढ़ाएंगे, चाहे सारे सब्जेक्ट आए। तो आपको ये याद रख लेना है कि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जो सब्जेक्ट अपने चल रहे हैं वो सारे के सारे जिनकी एमएससी या पीएचडी उसी सब्जेक्ट से हो रखी है वही पढ़ाने वाले हैं। अब वो पढ़ाएंगे तो पता चलेगा भाई कि कौन से कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल क्लियर होंगे, क्या होंगे फंडामेंटल, अपने जो बेसिक्स है वो क्या होंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और बेसिक्स जब बहुत अच्छे हो जाएंगे तो अपन कह सकते हैं कि जो भी अपने पेपर होने वाला है, बीएचयू का मानो, प्री पीजी का मान लो, एओ, डब्ल्यू, एएफओ, कोई सा भी एग्जाम दो, जब आपको पता है कि रीज़न कहाँ से है, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो मेरे ख्याल से रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुंडा की बुक पढ़ते हैं दोस्तों, आप में से भी जो इसी साल जो 4th ईयर में होंगे या 3rd ईयर में हो, वो भी सुंडा की बुक लेते हैं। मेरे ख्याल सुंडा की एक एक लाइन रट्टे मारते हैं। जब रट्टे नहीं मार पाते हैं तो उसके अंदर वो रफ कॉपी में लिखते हैं कि क्रम्बी सोइल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। फिर कहीं आपके लिखा हुआ मिल गया स्पेरोइडल सोइल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। कंफ्यूजन हो जाता है, अरे कि सर वहाँ तो सुंडा में तो क्रम्बी लिखा था, आप यहाँ पे स्पेरोइडल बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, पता है नहीं, क्योंकि रट्टे मारी लाइनें। एक बार जब कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेते हैं कोई आपका सब्जेक्ट, अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप एक बार कोई सुंडा की बुक है, कोई भी कम्पिटिटिव बुक है, वो उठा के देख लेना। मतलब बीएससी के अंदर एक सोइल साइंस की बुक्स है विनय कुमार की, हिंदी मीडियम जो बीएससी पढ़ता है, इतनी बड़ी आती है, लगभग 400 पेज आते हैं ना उसके अंदर। सोइल साइंस बेसिक वो पढ़नी पड़ती है सोइल साइंस अपन को। अब उस पूरी सोइल साइंस को जो अपन को नॉर्मल पढ़ रहे हैं उसके 400 पेज है, अरे वो 40 पेज में कंप्लीट थोड़ी हो जाएगी। उसको कितना शॉर्ट करेंगे, 40 पेज में शॉर्ट, मतलब 40 पेज में पूरी सोइल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। तो वो तो क्या अपन रिवीजन के लिए होती है चीज़ें, किसके लिए होती है, रिवीजन के लिए। यही रीज़न है कि पिछले 2 साल से पीजी का जो पेपर हो रहा है वो सबको हार्ड लग रहा है। हार्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचर लगे हैं सारे के सारे नौजवान हैं, उनकी साल कोई 28 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 32 साल का है, यानी 30 के आसपास सबकी एज है। अब उनको पता है, उन्होंने बहुत सारे तैयारी की हैं, एमएससी की है, पीएचडी की है, तो डायरेक्ट तो कोई सुंडा वाली बुक है उससे उठा के कोई पेपर देने वाला है नहीं कि ये लाइन उठा के दे दी, ये लो, ये आ जाएगा। क्वेश्चन घुमाएंगे, है ना। तो अपन को कॉन्सेप्ट वो क्या करने हैं, स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया ना जनरली। तो मैं दोस्तों आपको पढ़ाने वाला हूँ सोइल साइंस, और मेरा नाम है महेश चौधरी, और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इसी साल आपके एमपीयूटी उदयपुर जो आरसी कॉलेज है उससे कंप्लीट हुई है। तो आपके महेश सर है वो क्या पढ़ाएंगे, सोइल साइंस। आइए दोस्तों अपन करते हैं, अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं, बातें फिर कभी करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अपने सोइल साइंस स्टार्ट होने से पहले जैसे अपन कोई काम करते हैं तो अपन कहते हैं ना भगवान का नाम लेते हैं, है? तो अपन भी सोइल साइंस स्टार्ट करने से पहले अपन भी भगवान का नाम ले लेते हैं, भगवान को याद कर लेते हैं। बैठे बैठे क्या करें, आओ करते हैं कुछ काम। अरे बैठे बैठे क्या करें, आओ करते हैं कुछ काम। पढ़ते हैं सोइल साइंस, ले महेश सर का नाम। महेश सर का नाम लेना है और सोइल साइंस दोस्तों को क्या कर देनी है, स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो चलो अपना थोड़ा सा था जो बेसिक था, स्टार्टिंग था, हो गया। अब अपने सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अपन सोइल साइंस की बात करें, देखो 1-2 दिन अपनी जो स्पीड है मेरी थोड़ी सी कम रहने वाली है। 1-2 दिन जब हो जाएगा उसके बाद अपनी स्पीड है वो थोड़ी सी अपन क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है। और बढ़ाने के बाद अपन क्या करेंगे, स्पीड से अपना सिलेबस उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। दोस्तों सोइल साइंस की बात करें तो मेरे ख्याल से साइंस तो आप सब जानते होंगे कि साइंस क्या होती है। अपन सोइल की बात कर लेते हैं कि सोइल क्या होती है। अब दोस्तों अगर अपन सबसे पहले सोइल वर्ड की बात करें तो देखो सोइल, सबसे पहले अपन को ये पूछा जाता है कि सोइल है ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। ये अपने एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन गए हैं आजकल कि सोइल कौन सी भाषा का शब्द है, पेडोलॉजी कौन सी भाषा का है, एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का है, एनिमल हस्बेंड्री कौन सी भाषा का है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सोइल कौन सी भाषा का ये शब्द है, इसलिए ये अपने लिए क्या बन जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वही अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले वर्ड की बात कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो दोस्तों ये सोइल वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। कौन सी लैंग्वेज का है, लैटिन लैंग्वेज का है, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज का जो वर्ड था दोस्तों वो कौन सा था, सोलम। कौन सा था भाई, सोलम था, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके बताएं कि सोलम किसको कहते हैं। जब अपन सोइल प्रोफाइल पढ़ते हैं, मृदा परीक्षित का पढ़ते हैं, उस समय पढ़ते हैं सोलम। तो सोलम कौन कौन से ओरिजिन्स को अपन सोलम के नाम से जानते हैं, आप कमेंट करके बताएं। A+B+C, A+E+B, A+B,
O प्लस A प्लस B जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताएं कि किसको अपन सोलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कृष्णा मीना जी कह रहे हैं कि सर A प्लस B को अपन किसके नाम जानते हैं, सोलम के नाम से जानते हैं। धनराज A प्लस B। चलो बहुत अच्छा लगा, आपको पता है क्योंकि थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो सोलम किसको कहते हैं, A प्लस B को कहते हैं। A प्लस B होरिजन को किसके नाम जानते हैं, सोलम के नाम जानते हैं। A प्लस B को ही अपन सोलम क्यों कहते हैं, A प्लस B प्लस C को क्यों नहीं कहते, ये अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी क्या कर लेंगे दोस्तों, बात कर लेंगे। थोड़े से कुछ स्टूडेंट होंगे जो इनकी इच्छा हो रही होगी कि सर सोल साइंस के 2 लेक्चर है वो अपन ने क्या कर दिए थे, यूट्यूब पे ऐड कर दिए थे और महेश सर के दोनों वीडियो सर हमने देख लिए हैं। अरे महेश का नाम होता है महादेव। क्या होता है महेश का मतलब, महादेव, और महादेव अपना रूप वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ये आपके महेश सर वो भी थोड़ा सा रूप चेंज कर लेंगे, पढ़ाना तो वही है, थोड़ा तरीका चेंज कर लेंगे। इसलिए आप अगर कनेक्टेड है, आपने पहले इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब है उसके ऊपर आपने अगर ये देख लिया है, ठीक है, तो आप घबराए नहीं, कुछ नई चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, धनराज जी कह रहे हैं बुदाराम जी जाने का रिप्लाई भी नहीं आया है। चलो ठीक है, बुदाराम जी A प्लस B के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो A प्लस B ओरिजिन को क्या कहते हैं, अपन सोलम के नाम जानते हैं। सोलम का मतलब अपन जनरली पढ़ते हैं, सोलम मीन्स क्या होता है दोस्तों, फ्लोर। फ्लोर को हिंदी में कहते हैं फर्श। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वैसे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाला है, पेपर भी इंग्लिश में आने वाला है, लेकिन अपने कुछ जो स्टूडेंट्स हो हिंदी मीडियम से, इनके एकदम से इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी हिंदी भी यूज़ करूंगा, क्योंकि बिल्कुल इंग्लिश से पढ़ा देते हैं थोड़ा सा समझ में नहीं आता है ना। बाकी अपन जो भी पढ़ेंगे सारा इंग्लिश में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी हिंदी टर्म्स यूज़ करेंगे क्योंकि सारे के सारे इंग्लिश मीडियम से है नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो फ्लोर, फ्लोर किसको कहते हैं, फ्लोर का हिंदी मतलब होता है फर्श। ये क्या भाई, ये अपनी अर्थ है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पर रॉक्स प्रेजेंट होती है, चट्टानें होती है। ठीक है, अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके लिक्विड या अपन कह सकते हैं इसको मैग्मा के नाम जानते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ये रॉक्स है, इन रॉक्स की वेदरिंग होती है, और वेदरिंग होने से यहाँ पे जो मिनरल्स है वो इन रॉक्स से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाते हैं, एक लूज लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, लूज लेयर। अपन एक तरह से कह सकते हैं कण है वो अलग अलग हो जाते हैं, मिनरल्स है वो अलग अलग हो जाते हैं, और जो ये अर्थ है इसका जो ये ऊपरी जो फर्श है, फ्लोर है, इसी को अपन किसके नाम जानते हैं, सोइल के नाम से जानते हैं। इसलिए दोस्तों सोलम मीन्स क्या होता है, फ्लोर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो अपनी अर्थ है, पृथ्वी है, इसकी जो फर्श है, फ्लोर है, उसी को अपन किसके नाम जानते हैं, सोइल के नाम से जानते हैं। ठीक, कि सर एग्जाम में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ये पूछ जाएगा, द वर्ड सोइल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो आप जानते हैं कौन सी लैंग्वेज से, लैटिन लैंग्वेज से। सेकेंड अपन को क्वेश्चन पूछ जाता है कि द वर्ड सोइल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज, तो कौन सा वर्ड है, सोलम। सोलम मीन्स फ्लोर होता है। ये एग्जाम में दोस्तों कभी नहीं पूछा जाएगा कि सोलम का मीन्स हिंदी में क्या होता है, सोलम का मीन्स अपने अंग्रेजी के अंदर क्या होता है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। लेकिन दोस्तों अपन को एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि कौन कौन से होरिजन्स को अपन कंबाइनली किसके नाम से जानते हैं, सोलम के नाम से जानते हैं। ये अपन को एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चन के अपन क्या कर लिए, बात कर ली। अब दोस्तों अगर अपन इसके डेफिनेशन की बात करें, किसकी बात करें, डेफिनेशन की बात करें कि सोइल क्या होती है, तो दोस्तों अलग अलग लोग जो होते हैं, पीपुल्स होते हैं, उनके लिए क्या होती है, अलग अलग सोइल की डेफिनेशन होती है। मान लेते हैं जैसे मैं टीचर हूँ, चलो मैं सोइल का हूँ, सोइल को छोड़ के बात कर लेते हैं। कोई टीचिंग लाइन में है, कोई बिजनेस करते हैं, किसी ने किराना की दुकान खोल रखी है, किसी ने मेडिकल खोल रखा है, उसके लिए सोइल का मतलब क्या होता है कि सोइल है वो रेत है, मिट्टी है, धूल है, जो अपनी पृथ्वी है उसकी जो ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। उनके लिए क्या है, सोइल की डेफिनेशन इतनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियर्स की बात करूं, किसकी बात करूं, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए बात करें तो ये क्या करते हैं, बिल्डिंग्स है, हाईवेज है, रोड्स है, इनका क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ये बिल्डिंग्स है, इनको बनाते हैं, बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। अब देखो ये सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग कहाँ पे बनाएंगे भाई, ये अपनी सोइल पे बनाएंगे। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं ये सोइल है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसको एक बेस प्रदान कर रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं अपन, बिल्डिंग्स बना रहे हैं,
इसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं सिविल इंजीनियर्स है, उनके लिए इनकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, अलग होने वाली है। अगर फार्मर के व्यू से देखें, अगर वो किसान है उसके अकॉर्डिंग सोइल की डेफिनेशन देखें, तो फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं। क्या करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, ये एक प्रोडक्शन करने का मीडियम है, माध्यम है, जिसके अंदर क्या करते हैं, सीड सोविंग करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ होती है और वो क्या करते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो फार्मर के व्यू से क्या हो गया कि सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी प्लांट ग्रोथ के लिए सोइल क्या नेचुरल हैबिटेट है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, क्रॉप है प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो अपन कह सकते हैं अलग अलग है, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग क्या होती है, डेफिनेशन होती है। इसी प्रकार अगर दोस्तों अपन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखें, सोइल साइंस के भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट है। तो ये साइंटिस्ट है वो सोइल को क्या समझते हैं या सोइल की उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, ठीक है। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कई एग्जाम के अंदर पूछे भी जा चुके हैं। अभी आपको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो देखो सोइल साइंस अपन में तो आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो कम से कम टाइम में बहुत अच्छी पढ़ाने वाला हूँ। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर महेश सर कोई डेफिनेशन भी लिखवा रहे हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा एक लाइन भी नहीं लिखने वाला हूँ बोर्ड पे, चाहे मुंह से कुछ भी बोल रहा हूँ, कितना आपको समझा रहा हूँ, मैं बोर्ड पे वही लाइन लिखूंगा जो आपको नोट्स के अंदर लिखनी है। और एक एक लाइन आपको क्या रखनी है, याद करनी है। ये नहीं कि सोइल साइंस का 90% सिलेबस याद हो गया, महेश सर ने लिखा है 90 नहीं 100% होना चाहिए। लगभग आपको 30-40 पेज के अंदर सोइल साइंस कंप्लीट होने वाली है, लेकिन ढंग से होने वाली है, एक एक लाइन याद करनी है। अब बेसिक चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, सोइल की अलग अलग डेफिनेशन दी। क्या दी, अलग अलग डेफिनेशन दी। तो कौन से साइंटिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी, इसकी अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो एक आपने जो साइंटिस्ट था इसका आपने नाम 12th क्लास में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वीथनी, मेरे ख्याल से आप सबने इसका नाम सुना होगा। क्या नाम था, वीथनी। इस साइंटिस्ट ने क्या कहा, सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन। क्या है, न्यूट्रिएंट बीन। न्यूट्रिएंट बीन का मतलब होता है, यानी न्यूट्रिएंट को हिंदी में कहते हैं खनिज, बीन का मतलब होता है बॉक्स, यानी ये क्या है, मर्दा होती है, वो खनिजों का बॉक्स होता है, एक मिनरल बॉक्स होते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। समझ लेते हैं कैसे होते हैं। अपन पढ़ते हैं कि कोई भी अपने पास सोइल है उसका फॉर्मेशन और रॉक से होता है। किससे होता है, रॉक से। रॉक से इसके अंदर दोस्तों क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स है, ये आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी किसी भी चट्टान की बात करें, किसी भी पहाड़ की बात करें, तो उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स किससे बनते हैं भाई, एलिमेंट से बनते हैं। क्या किससे बनते हैं, एलिमेंट, तत्व से किसका फॉर्मेशन होता है, मिनरल्स का। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जानते होंगे आपने, आवर्त सारणी पढ़ी होगी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, जिसके अंदर आप देखते हैं कि 118 119 क्या प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स। तो बहुत सारे एलिमेंट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, मिनरल्स। और बहुत सारे मिनरल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, रॉक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जब रॉक्स टूटेगी तो दोस्तों ये मिनरल्स है वो क्या हो जाते हैं, यानी बड़े बड़े स्टोन बन जाते हैं। क्योंकि एकदम से ऐसा होने वाला है नहीं कि ये अपने पास बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ी चट्टान है, रॉक्स है, उसकी एकदम से वेदरिंग होगा, उसका एकदम से ब्रेकडाउन होगा, वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कतई नहीं होगा, ठीक है। पहले बड़े बड़े स्टोन बनेंगे, स्टोन बनने के बाद में क्या होंगे, ये मिनरल्स है वो सारे के सारे अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये अपने पास रॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, ये मिनरल्स क्या हो जाते हैं दोस्तों, अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद में ये सोइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सोइल पार्टिकल्स के अंदर। तो ये क्या सोइल पार्टिकल्स है, ठीक है। और याद रखिएगा एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोइल पार्टिकल्स की साइज है वो कितनी होती है। अपन सोइल साइंस से बात करें तो बहुत सारे क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे अपन ISSS का नाम सुना होगा, USDA का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम का नाम सुना होगा, ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम उसका नाम सुना होगा। ये अलग अलग क्या करते हैं, सोइल पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन जो सारे के सारे इंस्टीट्यूट है वो ये कहते हैं कि सोइल पार्टिकल्स है, इनकी साइज है ये लेस देन 2 mm होती है। किससे होती है, लेस देन 2 mm। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, ये याद रखना है कि सोइल पार्टिकल्स है, इनकी साइज हमेशा 2 mm। 2 mm कितना होता है, मुझे कमेंट करके बताएं कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं। कितने mm का मतलब होता है मिलीमीटर, कमेंट करके बताएं भाई,
ठीक है, कि 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं। कमेंट करें फटाफट ताकि मैं देख लूँ कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका कितना लेवल है, उनको कितना कार है। कमेंट करें, ठीक है। लाइव तो बहुत सारे आ रखे हैं लेकिन कमेंट एक का भी नहीं आ रहा। कमेंट करें भाई, 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं। किसी का कमेंट नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा भाई। चलो क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होता है, ये तो बता दो। सेकंड वाला, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। मनोज चौधरी कह रहा है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। चल, एक रिप्लाई तो आया कम से कम, चौधरी साहब का आया और तो किसी का नहीं आया। चल बात कर लेते हैं। अब देखो, स्कूल गए, छोटे तब स्कूल गए ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो उनको टीचर पढ़ाते थे और धीरे धीरे क्या हुआ था वहाँ पर अपन को, जब थर्ड क्लास में आए तो अपन को ऐसा कहा जाता था कि 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाए, 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाए, 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाए, है ना। अपन थर्ड क्लास में से क्यों सुनाते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के अंदर। उस समय अपन देखते हैं कि ये अपनी स्केल है, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर वाली है। इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 0 लिखा रहता है, फिर छोटे छोटे क्या होता है 5 खाने होते हैं, फिर एक थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है, फिर 4 लाइन होती है, फिर एक बड़ी लाइन आती है, फिर छोटी लाइन, मीडियम लाइन, फिर छोटी, फिर बड़ी। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा रहता है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा रहता है, 0 1 2। तो ये जो 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर कितने होते हैं, छोटे छोटे 10 खाने होते हैं। क्या होते हैं, 10 खाने। तो ये क्या है, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। और इस 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना है, ये 10 छोटे छोटे खाने हैं। इनको कहते हैं, एक छोटे खाने को, एक छोटे कॉलम को अपन, या एक पार्ट को अपन किसके नाम जानते हैं, 1 mm के नाम जानते हैं, 1 मिलीमीटर के नाम से। यानी अपनी जो स्केल है ना, स्केल के अंदर जो छोटी सी जो लाइन होती है, इसको अपन 1 मिलीमीटर के नाम जानते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने छोटे छोटे खाने होते हैं, 10 खाने होते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। कितने mm होते हैं, 10 mm। अब आप सब लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1000 मिलीमीटर। मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सोइल पार्टिकल्स वो किससे छोटे होने वाले हैं। यानी सोइल पार्टिकल जो स्केल, उसमें 2 छोटे छोटे खाने होते हैं ना, मेरी अंगुली के बीच में जो वो स्पेस है, इससे छोटे छोटे आकार के क्या होते हैं, सोइल पार्टिकल्स होते हैं। अगर 2 mm से इनकी साइज अगर ये बड़ी हो जाएगी तो अपन कह सकते हैं उनको अपन सोइल पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, उनको अपन क्या कहेंगे, कंक्रीट कहेंगे, बजरी कहेंगे, स्टोन कहेंगे, लेकिन सोइल पार्टिकल्स नहीं कहेंगे। ठीक है। अब देखो ये क्या है, मिनरल्स है। क्या है, मिनरल्स। अब सोइल का फॉर्मेशन किससे, रॉक से मिनरल्स प्रेजेंट है। तो सोइल के अंदर यहाँ क्या होंगे, होरिजन्स बन जाएंगे, अलग अलग लेयर्स बन जाएगी, लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको अपन क्या करने वाले हैं, सोइल करने वाले हैं। यानी एक तो अपन ये जरूर कह सकते हैं ये सोइल के अंदर मिनरल्स ही प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स। यानी सोइल को आप कभी उठा के देखना हाथ में लेके, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पत्थर प्रेजेंट होते हैं। मारवाड़ी में गए तो छोटे छोटे भाटे प्रेजेंट होते हैं। जो भाटों के टुकड़े होते हैं ना, उन्हीं को अपन किसके नाम से जानते हैं, न्यूट्रिएंट के नाम से। न्यूट्रिएंट होते हैं, खनिज होते हैं। और ये क्या था, खनिज का बॉक्स, यानी क्या है, इसके अंदर खनिज ही खनिज प्रेजेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और एमएससी के अंदर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन। कौन से साइंटिस्ट ने कहा, वीथनी ने कहा। एक दोस्तों नाम आता है साइंटिस्ट का, हिलगार्ड। ठीक है। अरे सर ये हिलगार्ड क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, हिलगार्ड यानी हिलाने वाला है भैया, है ना। अपन जब प्रोब्लेमेटिक सॉइल पढ़ते हैं, सेलाइन एल्कलाइन सॉइल पढ़ते हैं, तो वहाँ ये सब पढ़ते हैं मेरे ख्याल से कि सेलाइन सॉइल को ब्लैक एल्काली सॉइल कहते हैं, सॉरी वाइट एल्काली, और जो एल्कलाइन सॉइल है उसको अपन ब्लैक एल्काली सॉइल, है ना। सेलाइन को वाइट एल्काली और एल्कलाइन को अपन कैसे कहते हैं, ब्लैक एल्काली सॉइल। तो ये नाम किसने दिए थे, इस हिलगार्ड साइंटिस्ट ने दिए थे। ब्लैक और वाइट कौन करता है, हिलगार्ड ही करता है। तो वही साइंटिस्ट है। इसने क्या कहा, सोइल इज ए अपर लूज पार्ट। कौन सा, अपर लूज एंड फ्रीएबल। फ्रीएबल का मतलब क्या होता है वो भी अपन बात कर लेंगे। फ्रीएबल पार्ट ऑफ अर्थ, अपर लूज एंड फ्रीएबल पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का मतलब तो दोस्तों आप जानते होंगे पृथ्वी को कहते हैं। ये पृथ्वी है। ठीक है। मैंने भी यहाँ पे कहा था, यहाँ पे इसके अंदर क्या रॉक्स प्रेजेंट होती है ना। और इसकी जो ये रॉक्स की क्या होगी, वेदरिंग और ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये मिनरल्स है, ये अलग अलग हो जाते हैं पार्टिकल्स, और यहाँ पे लूज लेयर बन जाती है। लूज लेयर का मतलब एक तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो पृथ्वी की जो ये अपर लूज लेयर है, इसी को अपन क्या कहते हैं, अपन सोइल कहते हैं। ये किसने कहा, हिलगार्ड ने। तो आपको पूछा जाएगा सोइल इज ए अपर लूज एंड फ्रीएबल पार्ट ऑफ द अर्थ।
कौन से साइंटिस्ट ने कहा? हिलगार्ड ने कहा। ठीक है, आपको याद रखना है हिलगार्ड है, इसने पृथ्वी को हिलाया तो दोस्तों ये पार्टिकल्स क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अलग अलग हो जाएगा तो लूज हो जाएगी, फ्रीएबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको फ्रीएबल का मतलब होता है बुरबुरा होना। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं जैसे कि अपन टिलेज ऑपरेशन करते हैं, फ्लोगिंग करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो अपनी सोइल फ्रीएबल हो जाती है, बुरबुरी हो जाते हैं, पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, तो इस तरीके से आपको क्या रखना है? याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों एक साइंटिस्ट आया था, एक आपने नाम सुना होगा, वीवी डोकोचेव, है ना। इसका नाम क्यों सुना है, इसकी अपन बात करने वाले। बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, इसने बहुत सारे सोल साइंस से रिगार्डिंग काम किए थे, इसलिए इसको अपन फादर ऑफ सोल साइंस, फादर ऑफ पेडोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी, अपन पिताजी की बात बाद में करेंगे। एक बार देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा? सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। क्या कहा? सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। ठीक है, किसने कहा नेचुरल बॉडी? ये अपने वीवी डोकोचेव ने कहा। एग्जाम पूछ जाएगा, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, द स्टेट वाज कॉल्ड बाय, किसने कहा था? डोकोचेव। ठीक है, अब देख लेते हैं सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। सोइल नेचुरल बॉडी का मतलब होता है प्राकृतिक पिंड। प्राकृतिक का मतलब होता है जिसका फॉर्मेशन है अपने आप ही होता है, उसको अपन किसके नाम जानते हैं? प्राकृतिक के नाम से जानते हैं। तो इसका फॉर्मेशन प्राकृतिक क्यों हुआ है ये अपन आगे देखेंगे ना। जब अपनी ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि सोइल प्राकृतिक हुए। सिंपल भाषा में अगर अपन 1 मिनट में 30 सेकंड में कंप्लीट करना चाहे तो ये कह सकते हैं कि सोइल का फॉर्मेशन मनुष्य नहीं करता, अपन नहीं बनाते हैं। सोइल बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। कभी अपन दुकान पे जाके, शॉप पे जाके, किसी फैक्ट्री में जाके ये नहीं कहते कि मुझे क्या दे दो, 10 केजी सोइल दे दो, 50 केजी सोइल दे दो, 2 क्विंटल सोइल दे दो, कभी नहीं कहते हैं। सोइल का फॉर्मेशन क्या होता है? अपने आप होता है। घर पे अपन रोटियां बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, लेकिन कभी भी घर के अंदर अपन क्या नहीं बना सकते हैं? सोइल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये नहीं हो कि मम्मी तुम रोज ही पराठे बनाते हो, रोटियां बनाती हो, आज अपन क्या करते हैं? सोइल बना लेते हैं। सोइल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? जब हम सोइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे डिटेल से आपको पता लग जाएगा कि सोइल का अपन फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। सोइल का फॉर्मेशन अपने आप प्राकृतिक कारणों से होता है, यानी कोई भी नेचुरल फोर्सेस से होता है। इसका मतलब सोइल क्या है? नेचुरल बॉडी। तो नेचुरल बॉडी किसने कहा? डोकोचेव ने कहा। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, एक साइंटिस्ट का नाम था बचनन। आप नाम सुना होगा, नहीं सुने तो आगे सुनेंगे। बचनन एंड ब्रेडी। ठीक है, बचनन एंड ब्रेडी ने क्या कहा? सोइल इज ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी। कौन सी? डायनेमिक नेचुरल बॉडी। तो आपको याद रखना है, देखो नेचुरल बॉडी और डायनेमिक नेचुरल बॉडी वर्ड लगभग सेम है, लेकिन इनका मीन्स क्या होता है? अलग अलग होता है। तो आपको एग्जाम पूछा है कि डायनेमिक नेचुरल बॉडी किसने कहा था? बचनन एंड ब्रेडी ने, जबकि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी किसने कहा था? डोकोचेव ने कहा। 4 साइंटिस्ट थे जो इंपॉर्टेंट है, उनकी पुण्य क्या कर ली? बात कर ली। एक आपने नाम सुना होगा, जेनी। दोस्तों ये जेनी वही है जिसने 1941 में, कब? 1941 में जो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स होते हैं 5, उनको एक इक्वेशन में क्या किया था? अरेंज किया था। उसी की अपन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, जिसने सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स वो 5 दिए थे। ठीक है, कौन है? जेनी। कब दिए थे? 1941 में। इसी समय इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये बताया था कि जो सोइल का फॉर्मेशन है ये कैसे होता है कि ये कोई पेरेंट मटेरियल है। पेरेंट मटेरियल जिससे सोइल का फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? पेरेंट मटेरियल कहते हैं। और इस पेरेंट मटेरियल के ऊपर किसकी रिएक्शन होती है? एक तो क्लाइमेट, क्लाइमेट को हिंदी में कहते हैं जलवायु। क्लाइमेट और एक ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं? इसके ऊपर एक्ट करते हैं। और पेरेंट मटेरियल पर क्लाइमेट और ऑर्गेनिजम्स के एक्ट से किसका फॉर्मेशन होता है? सोइल का फॉर्मेशन होता है। किसने कहा? जेनी ने कहा। तो एग्जाम में कैसे पूछ जाएगा कि जो क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म के पेरेंट मटेरियल पे एक्ट से जो सोइल का फॉर्मेशन होता है, किसने कहा था? जेनी। तो आपको याद रखना है, एक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म ऑन पेरेंट मटेरियल। ठीक है, किसने कहा भाई? जेनी ने कहा। इसी प्रकार एक आपने नाम सुना होगा, जोफे। ये जोफे वही है जिसमें क्या किया? जेनी के द्वारा जो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स 5 दिए गए थे उनको 2 टाइप्स में, एक्टिव फैक्टर एंड पैसिव फैक्टर में क्या किया था? डिवाइड किया था। ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ रखा है, थोड़ा वो रिवीजन भी हो जाएगा। जोफे ने कहा। एक दोस्तों नाम सुना होगा आपने, मार्बट का। बड़ा अच्छा साइंटिस्ट है दोस्तों, इसके बारे में 2-3 चीजें लिख लेते हैं अपन। ठीक है, किसके बारे में? मार्बट के बारे में। ठीक है, तो आपकी कॉपी के अंदर दोस्तों जो ऊपर जगह होती है ना, थोड़ी सी खाली जगह रहती है, उसके अंदर मैं क्लास के अंदर जब भी आऊँगा, एक तो जब मैं क्लास लूँगा, आज के बारे में जब भी क्लास लूँगा, तो आते ही जब क्लास स्टार्ट होगी आपको 3-4 सोइल साइंस के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताऊँगा, रोज ही बताऊँगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपकी खाली जगह है ना, वहाँ पर ऊपर लिख लेना है आपको। इसके अलावा मैं क्लास के अंदर चल चलते कोई भी नई चीज़ बताता हूँ,
तो जब आप ये लिख लिया करो ना कॉपी के ऊपर, जो खाली जगह है ना उसके अंदर लिख लिया करो। तो मार्बट है, इसको क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ अमेरिकन पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, फाउंडर ऑफ अमेरिकन पेडोलॉजी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अमेरिकन पेडोलॉजी, ठीक है। सेकंड अगर दोस्तों बात करें, जब उन सोइल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, सोइल का क्लासिफिकेशन था, तो सोइल का क्लासिफिकेशन था जो मोर्फोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल है, वो भी किसने दिया था, मार्बट ने। याद रखिएगा, मोर्फोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। राइटिंग में से थोड़ी सी मेरी खराब ही है ना, मेरे का समझ में तो आ रहा होगा ना, समझ लें तो राइटिंग खराब यार, वो शुरू से ही थोड़ा सा कैसा था, स्कूल में पढ़े थे, कभी ध्यान नहीं दिया राइटिंग के बारे में, ऐसे ही थे कि क्या है 100 में से 2-4 नंबर के एग्जामिनर काट लेगा, सर कम देंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन राइटिंग ऐसे जमा नहीं लिख पाती, कि छोटे होते तब क्या है, इतना टाइम नहीं मिलता था। अभी टाइम थे, अरे कि 4 बज गए, क्रिकेट खेलने का टाइम हो गया, 3:30 बजे स्कूल से आते थे, होमवर्क तो भाड़ में जाए, पहले खेलना जरूरी था। तो ऐसा कुछ राइटिंग में तो ज़्यादा ध्यान नहीं, लेकिन मेरे क्या समझ में आ गया होगा आपको ना। तो दोस्तों ये जो मोर्फोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये किसने दिया था, मार्बट ने। जबकि दोस्तों जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा यहीं पे लिख लीजिएगा, जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल है, वो किसने दिया था, डोकोचेव ने दिया था। इसलिए फादर ऑफ जो सोइल टेक्सोनोमी हो किसको कहते हैं, डोकोचेव को। ये फादर ऑफ सारे में एक साथ लिखा दूंगा, तो आपको याद रखना, मोर्फोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, किसने दिया था, मार्बट ने। जबकि जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल है, ये किसने दिया था, डोकोचेव ने ना। ये मोर्फो लगते ही आपको किसका कर देना है, मार्बट का कर देना है। ये 2-3 चीजें अपन ने मार्बट जी के बारे में देख ली, ठीक है। तो जोपे और मार्बट ने क्या कहा, देखो जेनेनी का कहा, प्रेंट मटेरियल के ऊपर क्या है, कोई भी क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म एक्ट करेंगे, सोइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जोपे और मार्बट ने कही तो यही बात, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। इनका सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी प्रेंट मटेरियल है, इसके ऊपर कोई भी नेचुरल फोर्सेस, जो नेचुरल फोर्सेस है, ये क्या करते हैं दोस्तों, एक्टिंग करते हैं, ठीक है, एक्ट करते हैं। कोई भी नेचुरल फोर्सेस, कोई भी हो सकता है, नेचुरल मतलब क्लाइमेट है, ऑर्गेनिज्म, सारे नेचुरली है। तो कोई भी नेचुरल फोर्सेस है, वो क्या करते हैं, प्रेंट मटेरियल पे एक्ट करते हैं, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सोइल का फॉर्मेशन हो जाता है। जोफ एंड मार्बट ने कहा था, याद रखना है, अच्छी चीज है। लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, ठीक है। आज अपनी थोड़ी सी स्टार्टिंग क्लास थी, इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा मैंने अच्छे नोट्स यहाँ पर नहीं लिखे, बाकी वो नोट्स लिखेंगे, मैं आपको लिखने के लिए टाइम भी दूंगा। लेकिन जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक आप देख के सामने क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, उसके बाद अपन धीरे धीरे क्या करते हैं, टाइम देता रहेंगे आपको लिखने के लिए, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन, किसने कहा, विथनी ने। अपर लूज एंड फ्लेबल पार्ट ऑफ अर्थ, किसने कहा, हिलगार्ड ने। डोकोचेव में लिख लीजिएगा, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। बस्टन एंड ब्रेडी में लिख लीजिएगा, डायनेमिक नेचुरल बॉडी, ठीक है। जेनी के अंदर लिख लीजिएगा, या लिख लीजिएगा, लिखे है ना, ठीक है, एक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म ऑन प्रेंट मटेरियल, एक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म ऑन प्रेंट मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, जोफ एंड मार्बट के अंदर एक्ट ऑफ, ऐसे लिख लीजिएगा, सोइल फॉर्म ड्यू टू एक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस ऑन प्रेंट मटेरियल, soil formed due to act of natural forces on print material, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो आपने देख लिया, अलग अलग साइंटिस्ट थे, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे किसी का घर पे नाम राकेश होता है, क्या नाम होता है, राकेश, तो उसको अलग अलग नाम जानते हैं, राकेशिया, राकू, राकेश, राकूड़ा, अरे अलग अलग नाम जानते हैं नहीं जानते। इसी प्रकार सोइल का भी क्या है, यही सिस्टम है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कहते हैं। तो कौन से साइंटिस्ट ने क्या कहा, इसकी अपन क्या कर सकते, बात कर सकते। अब देखो यहाँ तक तो गया, अब अपन सोइल की डेफिनेशन देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों सोइल की एक अपन बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। इन सबको क्या कर लेते हैं अपन, कंबाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंबाइन करके एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन देख लेते हैं। और वो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूँ, इसका मतलब डायरेक्ट तो नहीं लिखा रहा, मतलब रट्टे मारने वाली चीज़ तो है नहीं कुछ, उसमें से क्वेश्चन बनने वाले, क्या क्वेश्चन बनेंगे बात कर लेंगे। एक बात समझ लीजिएगा, मैं फटाफट समझा देता हूँ, उसके बाद में आप लिखने का काम करिएगा। इसकी मैं डेफिनेशन एक साथ लिखवा दूंगा। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें, अपन ने भी बात की थी, सोइल कैसी होती है, नेचुरल बॉडी होती है। क्या होती है, नेचुरल बॉडी, क्योंकि इसका फॉर्मेशन है अपन लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने रीजन दे रखा है, रीजन भी देखेंगे नेचुरल बॉडी क्यों नहीं है। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि सोइल का नेचुरल, जैसे चलो छोटा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्यों नहीं होता। सोइल का फॉर्मेशन होता है कि रॉक से कैसे बनती है, कोई भी मैग्मा है, ठीक है, ये मैग्मा क्या आएगा, अर्थ से बाहर आएगा, बाहर आके कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा,
रॉक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या रॉक्स का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं क्या कि पृथ्वी के अंदर गए लावे को निकाल के कहाँ ले आए, मैग्मा को बाहर ले आए और रॉक्स का फॉर्मेशन कर दिया? नहीं कर सकते। इसका मतलब सॉइल का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते हैं। ये जरूर कर सकते हैं कि रॉक्स इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना रॉक्स को। थोड़ा लेके गए तोड़ दिया, भाई कैसे नहीं कर सकते सर, हम बना के दिखाएं। लेकिन इस रॉक्स को बना सकते हैं क्या अपन? नहीं बना सकते। तो अपना सिस्टम तो सबसे पहले नेचुरल बॉडी क्यों नहीं है, ये नेचुरल बॉडी क्यों है, इसका रीजन यहीं पर क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, सोइल इज ए 3 डायमेंशनल बॉडी। डी का मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। अब देखो डायमेंशन क्या होता है, सारे बीएससी कर चुके हैं मेरे ख्याल से, कभी ना कभी सिनेमा वन में मूवी देखने तो जरूर गए होंगे। मूवी देखने जाते हैं तो आप देखा कुछ लोग आंखों में चश्मा लगा के बैठते हैं, मतलब जो थिएटर वाले वो चश्मा देते हैं कि आप चश्मा पहनो और इससे मूवी देखो। कुछ होते हैं वो बिना चश्मे के देखते हैं, फर्क होता है उनके अंदर। एक होता है 2D, 2D का मतलब होता है द्विविमीय, हिंदी में कहे तो क्या कहते हैं इसको, जैसे 3D कहते हैं 3 डायमेंशनल, उसको कहते हैं 2 डायमेंशनल, ठीक है। द्विविमीय कहते हैं हिंदी में। इसका जैसे आप मोबाइल में मुझे देख पा रहे हो, तो मेरे ख्याल से देखो ये आपका मोबाइल है, तो इसके अंदर एक तो ये मोबाइल के अंदर जो मैं दिख रहा हूँ, जो भी आपको फोटो दिख रही है, इसके अंदर चौड़ाई दिख रही होगी, ठीक है। एक इसकी क्या दिख रही होगी, आपको ऊंचाई दिख रही होगी ना, कि महेश सर इतने बड़े हैं इस वीडियो के अंदर, इतने से क्या है ये चौड़ा आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। क्या इसकी आपको लंबाई दिखाई दे रही है क्या, पीछे कितना लंबाई है, कि कैमरा मेरे से कितने फीट दूरी पर है, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना। इसका मतलब इसमें 2 विमाएं दिखाई दे रही है, 2 डायमेंशनल दिखाई, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल है। अगर अपन को क्या दिखाई दे, इसकी ये चौड़ाई भी दिखाई देती पीछे, कि कैमरे और महेश सर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 3 होगी ना, लंबाई भी दिख रही है, ऊंचाई भी दिख रही है, प्लस आपको ये लंबाई वाली दिखेगी ना, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई तीनों दिखेगी, तो क्या हो जाता है 3 डायमेंशनल। सोइल की बात कर लेते हैं। सोइल की बात करते हैं, ये अपना खेत है, खेत के अंदर अपन गए तो उस खेत के अंदर क्या करते हैं, एक तो जो सोइल है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या दिखेगी अपन को, लंबाई। ये खेत है, खेत में गए तो ये ऐसे पुण्य को प्लॉट देखा, इसका इतना लंबा है, इतना छोटा है, साथ इसकी गहराई भी देखते हैं। क्या देखते हैं, इसकी गहराई भी देखते हैं। और जब जब दोस्तों अपन गहराई की बात करते हैं, तब तो अपन किसकी बात कर लेते हैं कि ये त्रिविमीय, इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो सोइल 3 डायमेंशनल होती है। कल की क्लास के अंदर मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर आपको फोटोज के द्वारा पढ़ाने वाला हूँ, तो वहाँ से मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, सोइल इज 3 डायमेंशनल, 3D होती है, ठीक है, 3 विमीय होती है, हिंदी में अगर त्रिविमीय होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि सोइल बनी किस किस से होती है, ठीक है, अपने का सोइल का फॉर्मेशन है ये रॉक्स से होता है। किससे होता है, रॉक्स। रॉक्स के ब्रेकडाउन होने से बड़े बड़े स्टोन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्टोन बन जाते हैं। और ये स्टोन है, इनकी और ज़्यादा आगे क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और ये स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनकी साइज और 2 mm से लेस देन हो जाती है। उसके बाद में इसके में क्या होता है, कुछ नेचुरल प्रोसेस होती है, इसके कारण इसमें अलग अलग कलर्स की लेयर बन जाती है। इसी को अपन किसके नाम जानते हैं, सोइल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, सोइल के नाम से। ये अपने रॉक्स है, इसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है। ये अपने स्टोन है, पत्थर है, इनमें भी क्या है, मिनरल्स प्रेजेंट है। इसका मतलब इस सोइल के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, केवल और केवल मिनरल्स प्रेजेंट है। यानी अपन कह सकते हैं सोइल का फॉर्मेशन है या सोइल के अंदर एक तो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको सोइल साइंस पढ़ाऊंगा, इसके अंदर जो 15 दिन की अपनी क्लास होने वाली है वो बेसिक क्लास है, ठीक है। यानी 15 दिन की क्लास आपको आनी ही चाहिए। अगर 15 दिन आप नहीं पढ़ते हैं, 5 दिन नहीं पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, तो आगे की क्लास है आपको 15 दिन बाद में आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि सोइल साइंस है, सोइल साइंस को अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से, सोइल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री वर्ड आ रहा है, और जब जब केमिस्ट्री वर्ड आया तब तक आपने देखा होगा पीछे से लिंक होता है। तो इसके अंदर केमिस्ट्री वर्ड आ रहा है, मतलब पीछे के जो मैटर है उससे लिंक होने वाला है, ठीक है। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन साथ साथ बने रहना है। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँ वैसे वैसे आपको क्या करना है, याद करना है। 15 दिन की क्लास जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें अपने वापस काम में आएगी आगे। बार बार मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये वर्ड्स है तो उसमें वापस बार बार बता नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या हुआ भाई, सोइल बन गई, इसके अंदर मिनरल्स ही मिनरल्स क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे घास फूस उगेगी, बड़ा पौधा भी उग जाएगा, ठीक है। ये लो बड़ा पेड़ पौधा उग गया, ठीक है। ये प्लांट है, प्लांट्स की जो लीव्स है, ठीक है, पत्तियां हैं, लीव्स क्या होगी, यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद, टूटने के बाद में इस क्या आ जाएगी, सोइल सरफेस पर आ जाएगी, ठीक है। सोइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ रहने लग जाएंगे, किसके अंदर, सोइल के अंदर रहने लग जाएंगे,
नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जैसे कोई अपने पास एनिमल है, उसकी डेथ हो गई तो क्या करते हैं, जैसे ये महेश सर का हाथ है, हाथ को क्या कर दिया, काट देते हैं, अलग कर दिया। हाथ काटने वाले क्या करेंगे, जो अपना कैमरामैन है या आप है, वो 2-4 दिन तो यहाँ इस जो अपना पोडियम है इसके ऊपर रखेंगे, अरे महेश सर का हाथ है, महेश सर का हाथ है, 2-4 दिन रखेंगे, 3-4 दिन कहाँ कर देंगे, बाहर फेंक देंगे कचरे के अंदर। फिर क्या करेंगे, जाना तो कहीं सोइल में ही है भाई, है ना। तो कोई भी एनिमल वगैरह है, उसके जब अपन कह सकते उसका कोई भी रेजिड्यूज है, उसका कोई भी पार्ट है या कोई एनिमल है, उसकी पूरे की डेथ हो गई, उसका नहीं क्या सोइल के अंदर मिक्स होते हैं। किसमें सोइल मिक्स होते हैं, सोइल में, ठीक है। तो कोई भी एनिमल है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर रह रहा है, या प्लांट है, इसके जो डेब्रीज है, यानी कोई भी लीव्स हो गई, इसकी ब्रांचेज हो गई, या जो पौधा है नेस्ट हो जाएगा, तो भी किससे मिलेगा, सोइल के अंदर क्या होने वाला है, मिक्स होने वाला है। और उस प्लांट और एनिमल के जो रेजिड्यूज होते हैं, प्लांट के रेजिड्यूज क्या हो गए, इनकी पत्तियां हो गई, टहनियां हो गया, पूरा प्लांट हो गया, तना भी हो गया, ये किसमें, ये तो प्लांट के रेजिड्यूज हो गए, ठीक है। अब एनिमल के रेजिड्यूज क्या हो गए, जैसे कोई खाद वगैरह है, गोबर की खाद है, वो भी क्या एनिमल का रेजिड्यूज है, पशुओं से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अपनी बॉडी हो गई, ठीक है, अपने बाल हो गए, सारे के सारे क्या है, एनिमल रेजिड्यूज है। तो प्लांट और एनिमल के जो रेजिड्यूज है, इनको अपन एक साथ ऑर्गेनिक मैटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, ऑर्गेनिक मैटर के नाम जानते हैं। इसका मतलब सोइल के अंदर प्लांट और एनिमल के रेजिड्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, और इन प्लांट के जो रेजिड्यूज होता है या एनिमल के रेजिड्यूज है, इनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। तो वास्तव में जब सोइल का फॉर्मेशन हुआ तो इसके अंदर ओनली और ओनली मिनरल्स प्रेजेंट थे, लेकिन बाद में इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर यानी प्लांट और एनिमल के रेजिड्यूज है, वो भी आकर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब सोइल है ये किस किस से मिलकर बनी होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, मिनरल्स प्लस है ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आप लिखना शायद लिख सकते हैं, प्लांट यानी प्लांट एनिमल रेजिड्यूज इज नोन एज ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो कि सोइल के फंक्शन की बात कर लेते हैं, क्या क्या फंक्शन है। फंक्शन सिंपल भाषा में अगर बात करें तो अपने सिंपल भाषा में फंक्शन ये हो सकते हैं, क्या फंक्शन हो सकते हैं कि सर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए काम में लेते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, सर फसल उत्पादन के लिए मिट्टी का यूज लेते हैं। लेकिन अपन एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर का इसका रिलेशन अपन एग्रीकल्चर से देख लेते हैं। किससे देख लेते हैं, एग्रीकल्चर से, प्लांट से इनका क्या देख लेते हैं अपन, रिलेशन देख लेते हैं कि प्लांट है वो सोइल इनका क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों सोइल आपने देखा होगा, प्लांट है वो सोइल के अंदर सीधे खड़े रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये मार्कर है, ये सीधा खड़ा है, क्यों खड़ा है भाई, क्योंकि मैंने इसको सपोर्ट दे रखा है, हाथ से पकड़ रखा है, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये गिर जाएगा। यानी इस मार्कर को भी खड़े रहने के लिए क्या चीज, सपोर्ट चीज जो मैंने हाथ से प्रोवाइड करा रखा है। इसका मतलब अपन ने देखा होगा, अपने सब देखते हैं, आपने देखा, मैंने देखा, पौधे खड़े रहते हैं, क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। क्यों खड़े हैं, क्योंकि उसको फिजिकल जो सपोर्ट है वो ये फिजिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करा रहा है, सोइल प्रोवाइड करा रही है। तो अपन कह सकते हैं सोइल है ये प्लांट को फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। प्लस पौधों को पानी चाहिए, मेरे को पानी चाहिए होगा तो मैं सामने से क्या, जो अपने पास जो बोतल है उठा के पानी पी लूंगा, या नहीं है टंकी के पास जाऊंगा, नल से पी लेंगे। अरे प्लांट को जब प्यास लगती है, प्लांट ऐसा देखा है कि प्लांट को प्यास लगी थी, पानी चाहिए था, तो खेत से चल के घर पे आ गया, घर पे आने के बाद ये लो भाई पानी पियो और वापस खेत में जाकर उसी जगह खड़े हो जाओ। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। पौधों के लिए पानी कहाँ से आता है, वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ से होती है, सोइल से। तो अपन कह सकते हैं सोइल है ये प्लांट को वाटर है ये भी क्या करता है, प्रोवाइड करवाने का काम करता है। नेक्स्ट, पौधों को क्या चाहिए भाई, एयर चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए। जैसे अगर अपन बात करें, ये अपने पास प्लांट है, ये प्लांट की रूट्स है, रूट्स को क्या चाहिए, रेस्पिरेशन तो करते ही है। कोई भी अपन ये कह सकते हैं, कोई भी मतलब पार्ट है या कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है जो क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, इसका मतलब जीवित है, उसको अपन लिविंग के नाम से जानते हैं। लिविंग है तो लिविंग के लिए क्या, रेस्पिरेशन होना जरूरी है। इसका मतलब ये प्लांट, इसकी रूट्स भी क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है। तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएं कि कोई भी प्लांट रूट्स है या प्लांट लीव्स है वो रेस्पिरेशन करती है, तो इसके अंदर कौन सी गैस एब्जॉर्ब करती है वो, यानी कौन सी गैस ग्रहण करती है। जैसे बात करें, मेरी बात करें तो मैं क्या कर रहा हूँ, श्वसन कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, श्वसन में ऑक्सीजन गैस ले रहा हूँ, ठीक है, और CO2 क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहे हैं। इसी प्रकार मुझे कमेंट करके बताएं कि जो प्लांट्स है ये रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। आप मुझे बताएं कमेंट के द्वारा कि ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे या CO2 को ग्रहण करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, 6 क्लास से पढ़ते आते हैं, लेकिन बहुत सारे गलती कर देते हैं। हम देखते हैं कौन कौन गलती करते हैं, कौन कौन सही सही बताता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, कमेंट आया है
अंजलि वैष्णव कह रही है सर CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। श्रेया ठीक है ये भी कह रही है CO2। आस्था वर्मा CO2। बुद्धा राम जी CO2। कृष्णा मीना CO2। सारे के सारे गलत बता रहे हैं दोस्तों, सब गलत बता रहे हैं। प्लांट है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे करते हैं रीजन मैं आपको बताऊंगा। प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है एक बार लिख देता हूं मैं इसके अंदर, बाद में बात करेंगे। प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रूट रेस्पिरेशन, रूट रेस्पिरेशन। चलो एक नया पेज देख लेते हैं, वहां देख लेते हैं। श्वसन एक तो होता है रेस्पिरेशन, एक तो होता है फोटोसिंथेसिस। आपने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस, एक नाम सुना होगा आपने रेस्पिरेशन, सबने सुना है मेरे ख्याल से, सबने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन, ठीक है सब ने पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि H2O प्लस CO2 प्लस अपने जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और अपने जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस के अंदर, ये किसके अंदर C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ये पूर्ण फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं कि H2O CO2 है, ये ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स है या मोलिक्यूल उसका क्या करते हैं फॉर्म में, सबने पढ़ा है। अब देखो फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, CO2 चाहिए। रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि कोई भी जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है, उनका क्या होता है ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होगा तो बड़े पार्टिकल्स के ब्रेकडाउन होने से एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी का अपन क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं, सेल है वो यूज कर लेती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये ग्लूकोज का पार्टिकल्स है, ये ग्लूकोज का पार्टिकल्स क्या करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ये H2O प्लस CO2 के अंदर क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, प्लस यहाँ पे एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का प्लांट्स क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं, यानी कोई भी सेल हो यूज कर लेते हैं, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। देखो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में CO2 एब्जॉर्ब की जाती है, ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है, CO2 रिलीज की जाती है। अब ऐसे थोड़ी होगा कि प्लांट है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो प्लांट रेस्पिरेशन के अंदर क्या कर रहे हैं H2O CO2 को क्या कर रहे हैं कंबाइन करके ग्लूकोज बना रहे हैं। अरे जब ये प्रोसेस उल्टी हो जाए तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये तो फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ रेस्पिरेशन की। कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा, अपने दिमाग में इसको डाल के, और ढक्कन है दिमाग का बंद कर लीजिएगा। चाहे प्लांट रेस्पिरेशन करें, माइक गिर गया है ना, चाहे प्लांट रेस्पिरेशन करें, चाहे एनिमल रेस्पिरेशन करें, चाहे आपके महेश रेस्पिरेशन करें, चाहे आप रेस्पिरेशन करें, सारे के सारे ऑक्सीजन को तो क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, और रिलीज किसको करता है CO2 को करते हैं। किसको रिलीज करते हैं CO2। प्लांट है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। ये दिन के टाइम क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है, यही ऑक्सीजन किसमें रेस्पिरेशन में यूज कर ली जाती है, इसलिए प्लांट से बाहर से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। क्या रात के समय फोटोसिंथेसिस होगा क्या, अरे नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नाइट में क्यों रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन नाइट में चलेगा। क्या चाहिए होगा ऑक्सीजन चाहिए होगी, न कि वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। CO2 नाइट में रिलीज की जाती है, इसका मतलब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन है वो क्या की जाती है एब्जॉर्ब की जाती है, और CO2 है रेस्पिरेशन वो क्या की जाती है रिलीज की जाती है। मेरा क्वेश्चन ये था कि प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट रेस्पिरेशन करेंगे तो कौन सी गैस एब्जॉर्ब करेंगे, तो प्लांट रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन गैस वो क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रूट रेस्पिरेशन, याद रखिएगा दोस्तों, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब की जाती है, CO2 रिलीज की जाती है। जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर अपन कह सकते हैं CO2 गैस हो क्या की जाती है एब्जॉर्ब की जाती है। प्लस दोस्तों प्लांट्स को क्या चाहिए खाना चाहिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। अपन को खाना खाना है, मेस में जाते हैं, मम्मी खाना बनाती है खा लेते हैं। क्या पौधे घर पे आते हैं क्या कि मुझे खाना चाहिए, लाओ एक रोटी दो मैं एक रोटी खाऊंगा, नहीं आते। उनको क्या चाहिए न्यूट्रिएंट चाहिए। तो न्यूट्रिएंट है ये भी कौन प्रोवाइड करवा रहा है भाई, अपने सोइल प्रोवाइड करा रही है। तो अपन कह सकते हैं सोइल प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, वाटर, ऑक्सीजन फॉर रूट रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिएंट टू प्लांट। प्लस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे कि सोइल इसके अंदर छोटे छोटे चिन्ह चिन्ह जो जीव है उस सोइल में रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब दोस्तों अगर वो सोइल में रहेंगे तो उनके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए घर है, हैबिटेट है, वो कौन हो जाएगा सोइल हो जाएगी। अपन अपने घर में रह रहे हैं तो अपना जो आवास है वही हो जाएगा जहां पर रहते हैं,
ठीक है, इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो हैबिटेट है ये कौन प्रोवाइड करा रहा है, सोइल प्रोवाइड करा रही है। तो अपन कह सकते हैं हैबिटेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सोइल आल्सो प्रोवाइड हैबिटेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, सिंथेटिक बॉडी, ठीक है, लिविंग बॉडी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन भी आ सकता है या फर्स्ट और सेकंड आ सकता है। अपन आगे बात करेंगे क्योंकि अभी अपने केवल नेचुरल बॉडी पढ़ी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे यही पढ़ेंगे, सोइल इज ए लिविंग बॉडी, सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट, तो आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अपन ये याद करना है, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। नेक्स्ट बात करें, सोइल इज ए 1D 2D 3D 4D। क्वेश्चन पूछ जाता है कैसी होती है, 3D होती है। ठीक है, जब अपन आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे तो छोटे छोटे में क्वेश्चन लेके आना, बेसिक क्वेश्चन जो MSc के एग्जाम पूछ जाते हैं, PhD में पूछ जाते हैं, फिर भी अपन गलत करके आते हैं। जैसे अपन ने भी गलत किया नहीं CO2 ऑक्सीजन वाला, कि रेस्पिरेशन में प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करते, CO2 नहीं करते, ऑक्सीजन करते। ऐसे बहुत सारे अपन क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके सामने कि देखो ये PhD में क्वेश्चन है, ये BSc में पूछा गया है, MSc में पूछा गया है, छोटे छोटे इजी क्वेश्चन जो अपन 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। सोइल के अंदर किस किस से मिलकर बने होते हैं, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सोइल इज ए नेचुरल 3 डायमेंशनल बॉडी। डेफिनेशन बना रहा हूँ, सोइल इज ए नेचुरल 3 डायमेंशनल बॉडी विच कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, वाटर, oxygen and nutrient to plant and also provide habitat for microorganisms। ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सोइल की। डेफिनेशन लिखनी नहीं है, लाइनें लगाएं, एरो लगाएं और एज इट इज सामने लिखा है वैसा वैसा आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, छाप लेना है। ठीक है, तो ये अपने सोइल की डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने सोइल को किस प्रकार से डिफाइन किया है, इन सब की दोस्तों अपन ने इस लेक्चर के अंदर, आज के लेक्चर में क्या कर ली है, बात कर ली है। मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि आज की क्लास के अंदर अपन ने बहुत कम मैटर प्रोवाइड कराया है, क्योंकि आज अपनी फर्स्ट क्लास थी, बेसिक क्लास थी, इसलिए मैटर थोड़ा सा कम हो पाया। धीरे धीरे अपन 1-2 दिन और धीरे से लेंगे, उसके बाद अपन स्पीड है अपनी वो बढ़ा लेंगे और सारा सिलेबस है वो कवर करवा देंगे। दोस्तों मैं ये तो नहीं कह रहा कि सोइल साइंस के अपने प्री PG में 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, BHU के अंदर सोइल साइंस की 12 क्वेश्चन आते हैं, कि वो सारे के सारे मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये यकीन जरूर दिला सकता हूँ कि अगर मैंने जो सोइल साइंस पढ़ाई इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मान के चले कि 99% स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट पे नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट नोट्स में करवाने वाला हूँ, कम शब्दों में ज़्यादा मैटर कराने वाला हूँ। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको भी लग जाएगा कि वास्तव में मैं सर ने सोइल साइंस बहुत ही अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से करवाई है। बाकी दोस्तों आज थोड़ा सा रात 2-4 दिन आप वीडियो देखें तब पता चल जाएगा कौन से टीचर कैसे क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो भी है अपन कल की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई इसको जारी रखें। आपको आपकी मंजिल है, आपकी जो लक्ष्य हैं दोस्तों, उस तक आप ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों आपको गोल और डिसाइड करना है कि मुझे करना है क्या आगे। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, बाय, गुड नाइट।